फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। देखिए ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो विकास के क्षेत्र होते हैं कौन कौन से होता है, एक तो होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि हमारा शारीरिक विकास, जैसे कि जो मोटर संबंधी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि जो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाती है। इसी को दो पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया गया। एक तो हो गया आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें कि हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे हम चलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्या होता है हमारी बड़ी मसल्स यूज होती हैं, तो ये आपका ग्रॉस मोटर का एग्जांपल हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम अपनी छोटी मसल्स का यूज करके किसी कार्य को करते हैं, जैसे कि हम कुछ लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं, छोटी मसल्स का यूज करते हैं, तो ये आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है यानी जो हमारे दिमाग का विकास होता है, जो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है, एक ये होता है। इसके साथ साथ होता है सामाजिक विकास यानी कि समाज में रहने के तौर तरीके, कौशल, ठीक है। इसके साथ साथ होता है इमोशनल डेवलपमेंट जो कि आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आ जाता है। तो ये होते हैं आपके विकास के आयाम यानी कि विकास के क्षेत्र, ठीक है। और ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए कभी आपकी तबीयत वगैरह खराब हुई या फिर आप शारीरिक रूप से अच्छा फील नहीं कर रहे, तो उस समय हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है, ठीक है। और हम समाज में सही तरीके से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, ना ही इमोशनली रूप से अच्छा फील करते हैं। तो जो विकास के पक्ष होते हैं, जो विकास के आयाम होते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। बट यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था इसमें डायरेक्ट बोल रखा था कि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। देखिए जो सिद्धांत होते हैं ना, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग अपने विचार प्रकट किए हुए हैं। तो ये कभी भी एक मत नहीं होते क्योंकि सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं, है ना, अलग अलग उनके प्रिंसिपल है। तो ये एक मत नहीं है, ये भी गलत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है, सिंपल सी बात है कि ये किसका परिणाम होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। यानी जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, किस तरीके के हम माहौल में रह रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, ये चीज़ें हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से सही दे रखी है कि जिस समाज में बच्चा रहेगा उसी तरीके का उसका विकास भी होगा। तो बच्चों का विकास उसके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। देखिए ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि 5 से 6 साल के एज में कुछ बेचने लगते हैं या फिर कोई अदर काम करने लगते हैं, है ना। तो उनके लिए विकास की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो अलग हो जाएगी। बट वहीं पर एक बच्चे इसको कि अच्छे तरीके से खाना पीना दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें दी जा रही हैं, तो उसके लिए विकास की परिभाषा अलग हो जाएगी, उसका अलग तरीके से विकास होगा। और जो वो वाला बच्चा उसका अलग तरीके से विकास होगा, है ना। तो सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया, ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। यहाँ पर फिर से वही वाला क्वेश्चन दे रखा है जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसके अंतर्गत आपको मैंने बताया था ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल्स के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, यानी कि सूक्ष्म, फाइन का मतलब ही क्या होता है आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक है, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पूछ रखा है कि कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दोस्तों के साथ दौड़ना, जब आप दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये तो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी मसल्स यूज होती है।
सीढ़ियाँ चढ़ना, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अपने पैरों का यूज करते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी मसल्स यूज हो जाएगी। तो ये भी एग्जांपल ग्रॉस मोटर स्किल्स का हो जाएगा। खरगोश की तरफ फुदकना, जब आप फुदकते हैं, कूदते हैं, तो क्या होता है, हमारी बड़ी मसल्स यूज होती है। तो ये भी आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। बट हमसे तो फाइन मोटर स्किल्स पूछा है, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, सेकेंड ऑप्शन, एक धागे में मोती पिरोना। क्योंकि जब आप धागे में मोती पिरोते हैं तो उसमें अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज नहीं करते, अपने फिंगर्स का यूज करके धागे में मोती पिरोते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी के एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर सूक्ष्म गत्यात्मक की जगह स्थूल गत्यात्मक कौशल लिख देगा, ठीक है। तब आपके यहाँ पर दोस्तों के साथ में दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर खरगोश की तरफ फुदकना, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा आपको, और फिर वो वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों ध्यान रखने की, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है जिसमें बड़ी मसल्स यूज होती है, फाइन मोटर स्किल्स जिसमें कि छोटी छोटी मसल्स यूज होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवंशिक है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन तो आपके पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जो नैतिकता होती है ये जन्म के बाद आती है ना। अब बिल्कुल छोटा बच्चा है 1 से 2 महीने का, तो वो किसी को भी मतलब ऐसे आपने देखे होंगे जो लगभग 5 से 6 महीने तक के बच्चे होते हैं, कभी कभी हाथ मार देते हैं, नाखून मार देते हैं, है ना। तो उनके अंदर जो नैतिकता होती है वो नहीं होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, लगभग 3 से 4 साल तक का हो जाता है, तब उसके अंदर जो है धीरे धीरे नैतिकता डेवलप होने लगती है। आप उसको प्रणाम कहना सिखाते हैं, ठीक है, या फिर बड़ों को नमस्ते कहना सिखाते हैं। तो नैतिकता जन्म के बाद आती है, जन्म के समय नैतिकता नहीं होती है ना। तो इसका तो संबंध हेरिडिटी से होगा ही नहीं, आनुवंशिकता से होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो आपका पहले लिमिट हो जाएगा, है ना। बाकी सामाजिक कौशल, तो बच्चा जिस तरीके के समाज में रहता है वहाँ से वो चीज़ें सीखता है, तो इसमें भी हमारी हेरिडिटी का रोल नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखिए यहाँ पर डी तो आपको ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था, तो डी को हमें वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। सी दे रखा था, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ऐसे ही कट गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आंखों का रंग दे रखा है और बुद्धि दे रखा है, बात देखिए आपके यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है। जो हमारे आंखों का रंग होता है ये भी हमारी हेरिडिटी से प्रभावित होता है, और जो हमारा बुद्धि होती है ये भी हमारी हेरिडिटी से प्रभावित होता है। बट यहाँ पर अगर आप एक ऑप्शन देखेंगे, सॉरी एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो क्या एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, पूर्णतः, ठीक है। पूर्णतः आनुवंशिक है, यानी कि पूरी तरीके से हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि पूरी तरीके से हेरिडिटी के दौरान निर्धारित किया गया है। तो वो क्या होगा, आपका आंखों का रंग, क्योंकि जो आंखों का रंग है ना, ये एक बार जो आपको जन्म से मिल गया वो आजीवन आपके साथ रहने वाला है, उसमें आप कोई चेंज वगैरह नहीं कर सकते, है ना। जो नेचुरल आपकी आंखों का रंग है वो हमेशा ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ लड़के फिर लड़कियां होते हैं जिनकी आंखों का कलर ब्लू होता है, तो वो हमेशा रहने वाला है, ठीक है। उसमें वो कोई चेंज नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आप कृत्रिम तरीके से लेंस वगैरह का यूज करें, ठीक है, बट जो नेचुरली है वो हमेशा ही आपके साथ में रहेगा। बट जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, ये हेरिडिटी से भी प्रभावित होती है। इसके साथ साथ आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ हद तक आपका इन्वायरमेंट भी हमारी जो बुद्धि होती है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। आपके विचार बदलने लगते हैं अगर आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, या फिर आप जो है आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, तो फिर आपका विचार उसी तरीके का होने लगता है ना। जो बुद्धि होती है ये हेरिडिटी से प्रभावित होती है, बट इसमें कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है ना। बट यहाँ पर पूर्णतः पूछ रखा था, इसलिए आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए ए इसमें दे रखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि नैतिकता तो जन्म के बाद आती है, ठीक है। और बी ऑप्शन हमारा गलत ही था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्यालय बच्चे को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। विद्यालय सामाजिक ऋण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, प्राथमिक, संरचनात्मक, द्वितीयक, विश्लेषण, ठीक है। अब देखिए जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, इसके दो फैक्टर होते हैं, दो कारक होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक कारक, ठीक है, जिसे मुख्य एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि द्वितीयक एजेंसी या फिर द्वितीय कारक इसको कह लीजिए, ठीक है। प्राथमिक कारक के अंतर्गत क्या हो जाएगा, परिवार, क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है परिवार के सदस्य जो होते हैं, जो उसके माता पिता होते हैं, तुरंत ही बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, अरे मेरा बच्चा, ठीक है। तो जो बच्चे का सामाजिक ऋण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, उसके फैमिली से, है ना। तो परिवार क्या होता है, सामाजिक ऋण का प्राथमिक कारक होता है। इसके अलावा जितने भी आपके फैक्टर हो जाएंगे, जैसे कि मीडिया आपका हो गया, है ना, स्कूल हो गया,
समाज हो गया, संस्कृति हो गई, है ना, ये सारे के सारे फैक्टर किसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि परिवार किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक कारक के अंतर्गत। इसके अलावा मीडिया, स्कूल, ठीक है, संस्कृति, समाज, ये सारे के सारे आपके द्वितीयक सोसाइटी के अंतर्गत आ जाएंगे। बट यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जो आस पड़ोस होता है, ठीक है, अब कई बार सीबीएसई वाले क्या करते हैं, जो आस पड़ोस है इसको प्राथमिक के अंदर भी काउंट कर लेते हैं और द्वितीयक के अंतर्गत भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में, है ना, परिवार के साथ में आस पड़ोस दे रखा हो तो वो आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा। बट अगर आपको ऑप्शन में विद्यालय, मीडिया, संस्कृति, समाज के साथ में आस पड़ोस दे रखा है तो आपका द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आस पड़ोस अगर फैमिली, परिवार के साथ में दे रखा है तो प्राथमिक कारक के अंतर्गत, अगर इसके अलावा किसी और फैक्टर के साथ में दे रखा है तो आपका द्वितीयक कारक के अंतर्गत काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही जो मतलब ऑप्शन है जिसमें कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट यहाँ पर बाकी जितने भी फैक्टर होंगे परिवार को छोड़ के वो सारे के सारे आपके यहाँ पर द्वितीय कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आस पड़ोस के बारे में तो पूछ ही नहीं रखा है, विद्यालय के बारे में पूछ रखा है, तो विद्यालय क्या होता है, सामाजिक का द्वितीय कारक होता है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर परिवार पूछता तो प्राथमिक, अगर आप इसको याद करने में दिक्कत हो रही है तो प्राथमिक प से क्या होता है आपका प्राथमिक, प से क्या होता है परिवार। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं, बाकी आप जो है अपनी खुद की ट्रिक वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पूर्व पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें दो स्तर तो इन्होंने दे ही नहीं रखा है। ठीक है, अगर आपने लॉरेंस कोहलवर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी तो दो स्तर के बारे में तो इन्होंने बात ही नहीं की है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बचा कौन सा, पहला और दूसरा, तो सिर्फ इसमें से ही आपको अपना करेक्ट ऑप्शन बताना है ना। अब देखिए जो लॉरेंस कोहलवर्ग है जिन्होंने कि नैतिक विकास के कितने लेवल दिए, 3 लेवल दे रखे हैं, यानी कि 3 स्तर दे रखे हैं और हमसे स्तर ही पूछ रखा है। ठीक है, और 6 अवस्थाएं इन्होंने बता रखी हैं। ठीक है, तो जो इनका पहला लेवल है उसका नाम क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, इसमें इन्होंने 2 अवस्थाएं बता रखी हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने बता रखा है दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, और एक इन्होंने बता रखा है टिक फॉर टैक, यानी कि जैसे को तैसा। ठीक है, और जो इनकी दूसरा वाला लेवल जो इनका है वो क्या है, पारंपरिक स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेवल। इसमें इन्होंने बता रखा है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अवस्था। और इन्होंने जो चौथी वाली अवस्था बता रखी है उसका नाम क्या है, कानून और व्यवस्था। ठीक है, अभिविन्यास। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, तो ये किस में आ जाएगा, लॉरेंस कोहलवर्ग के दूसरे वाले लेवल और तीसरे वाली स्टेज, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बता रखी है तो स्टेज इन्होंने 6 दे रखे हैं। एक इन्होंने और लास्ट वाला लेवल बता रखा है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर। इसमें भी इन्होंने 2 अवस्थाएं बता रखी है। नोट्स में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरे वाले लेवल की बात की जा रही है, यानी कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन से स्तर पर होगा बच्चा, पारंपरिक स्तर पर होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आपका पहला वाला स्तर होता है, इसमें तो 2 स्टेज मैंने आप लोगों को बताई दी है ना। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जो जीन पियाजे ने कहा जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा माइंड होता है, इसमें हर एक चीज़ का है क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना, ऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है। जैसे कि मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका आपके माइंड में एक स्कीमा बना हुआ है कि मुझे इस टीचर को फॉलो करना है, ये यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, यहाँ से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो इसका आपके माइंड में पूरा एक स्कीमा बना हुआ है। ठीक है, कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके साथ साथ मान लीजिए आप किसी अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी एक अलग स्कीमा बना हुआ है। इसके साथ साथ आप कहीं पर घूमने गए तो उसका एक अलग स्कीमा बना हुआ है। आपके घर की कुछ चीज़ें तो उसका एक अलग स्कीमा बना हुआ है। तो जो जीन पियाजे है उनका यही कहना है कि हमारे माइंड में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिसमें कि हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। इसी का नाम इन्होंने क्या दिया, स्कीमा का नाम दिया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2 वर्ड और दिया, एक तो उन्होंने दिया असिमिलेशन और दिया अकोमोडेशन। असिमिलेशन यानी कि समावेशन क्या होता है कि जब आप अपने स्कीमा में जस्ट कोई चीज़ ऐड कर ले, जैसे कि जोड़ ले, जैसे कि मान लीजिए आप कोई नई जगह घूमने चले गए तो आपने क्या किया, उसका एक स्कीमा बना लिया। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, असिमिलेशन, यानी कि आपने जो देखा वो अपने माइंड में ऐड कर लिया। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, असिमिलेशन। बट जब आप दोबारा उसी जगह पर गए, ठीक है, फिर आपने क्या देखा कि अच्छा वहाँ पर सड़क वगैरह थी, अब कट के मतलब जो सड़क वगैरह थी वो जो है हट
कट के वहाँ पे कुछ और चीज़ें बन गई, या फिर पेड़ वगैरह थे और कट के सड़क बन गए, है ना, तो आप क्या करेंगे, अपने स्कीमा में बदलाव करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। अच्छा पहले यहाँ पर ये चीज़ें थी, अब ये चीज़ें हो गई हैं, है ना, तो आप इसी वाले स्कीमा में बदलाव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ क्या होगी, अकोमोडेशन, यानी कि आप अपने स्कीमा को क्या कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसमें, है ना। तो जब भी बदलाव, संशोधन, मॉडिफिकेशन की बात हो तो वहाँ पर आपका क्या होगा, अकोमोडेशन होगा, समायोजन होगा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। हालांकि हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे, बट इंग्लिश में 2 ही नाम याद रखिएगा, असिमिलेशन यानी कि समावेशन और अकोमोडेशन यानी कि समायोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीता है वो क्या कर रही है, साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव की बात आएगी, या फिर चेंज, परिवर्तन की बात है, संशोधन की बात है, तो आप तुरंत जाइएगा अकोमोडेशन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। अब देखिए जो जीन प्याज हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, आप सभी को पता ही होगा। पहली अवस्था इनकी क्या है, सेंसरी मोटर अवस्था, सेंसरी गामक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को इंद्रिय गामक अवस्था के भी नाम से जानते हैं, आप सभी को पता ही होगा। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी वाली इनकी स्टेज उसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। यहीं पर बच्चे क्या करते हैं, सिंबल्स के थ्रू चीज़ों के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। जैसे कि जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है उसको पेरेंट्स या फिर जो उसके घर के सदस्य होते हैं सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो क्या कर रहे हैं, सिम्बोलिक। ठीक है, जो सिंबल्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती है इसको बच्चा देख के सीख सकता है। ठीक है, इस तरीके के बच्चे जो है चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रखा है कि डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य यानी कि सिंबल्स के थ्रू बच्चा कब चीज़ों को सीखता है, जब वो 2 से 7 साल का होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। और इसमें जो बच्चे का भाषा कौशल होता है ना, ये बहुत ही तेज़ी से विकसित हो रहा है। अब जिस तरीके की लैंग्वेज बच्चे के आसपास बोलेंगे बच्चे बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तुरंत ही उस चीज़ को आपके सामने, मतलब जिस तरीके की आप लैंग्वेज बोलेंगे सेम बच्चा फिर वही लैंग्वेज आपके सामने बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे का भाषा कौशल होता है बहुत ही तेज़ी से विकसित हो रहा होता है। इसलिए कहा था छोटे बच्चों के सामने अच्छी तरीके से बात कीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से उसके साथ में व्यवहार कीजिए, क्योंकि जो 2 से 7 साल का पीरियड होता है बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। जिस तरीके का आप उसको माहौल देंगे फिर बच्चे का डेवलपमेंट उसी तरीके से होने लगेगा। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अगर हम बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। मूर्त का मतलब ये होता है जो चीज़ें कॉन्क्रीट है, जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है, उसके बारे में बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं भी होती हैं उसके बारे में बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो बच्चा होगा वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होगा। यहाँ पर उसका भाषाई कौशल जो है वो विकसित हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे का भाषा विकास होता है बहुत ही तेज़ी से होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा है ना, तो वहाँ पर आपको प्री ऑपरेशनल नहीं देगा, इसी का नाम चेंज करके क्या लगेगा, पूर्व बाल्यावस्था। क्योंकि जो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा होता है उसकी भी एज कितनी होती है, 2 से लेकर के 6 साल तक की होती है ना। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो कि जीन पैसे के द्वारा दी गई स्टेज है, इसमें भी बच्चा 2 से 7 साल का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लिखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अन्योन शिक्षण, बिल्कुल सही बात आपका हो जाएगा। ठीक है, अन्योन शिक्षण का मतलब क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, बच्चे और टीचर आपस में क्या करें, इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, बाकी स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जब टीचर कोई हेल्प वगैरह प्रोवाइड करे, टीचर संकेत दे, इशारे दे, तो वहाँ पर आपका स्कैफोल्डिंग होता है। ठीक है, खोजी अधिगम का मतलब क्या होता है, बच्चा कुछ डिस्कवर करे, खोज करे, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क करे, अपने ज्ञान का निर्माण करे। बट यहाँ पर तो सीधे सीधे रखा है कि एक जो टीचर है वो 2-4 अभ्यर्थियों के साथ में सहयोगी गुट बना करके आपस में संवाद करे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पारस्परिक शिक्षण हो रहा है। ठीक है, क्रमबद्ध अनुदेशन, क्रमबद्ध क्या होता है, मतलब एक तरीके से बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है ना। तो ये इसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर अन्योन शिक्षण की बात की जा रही है, जिसकी बात करेंगे आपके लेव वाइगोस की। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है,
प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? ठीक है, अनुदेशात्मक पाठ, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो अनुदेशात्मक पाठ होता है ये क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प होता है एक तरीके से। ठीक है, इसकी बात करते हैं आपके लेव वाइगोस्की। ये क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों को आपको कोई भी चीज़ पढ़ानी है फिर बतानी है तो उसको आप पूरा सॉल्व करके मत बताइए। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही बताना है तो उसको आप क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दीजिए या फिर किसी तरीके का संकेत दे दीजिए, आधा सॉल्व करके दे दीजिए ताकि बच्चा खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करे, है ना। तो ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की कि बच्चे को हम इस तरीके से हिंट प्रोवाइड करें, इस तरीके से संकेत दें ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर ले। ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करे, है ना। ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। और इसी को इन्होंने जो टीचर है बच्चे को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है उसी का नाम इन्होंने क्या दिया? स्कैफोल्डिंग पार्ट। ठीक है, हिंदी में आपको मचान, आलम्बन, ढांचा, अनेक नाम देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा, स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पर देखिए नया नाम मतलब अनुदेशात्मक पाठ दे रखा है, यहाँ पर पाठ भी लिख सकता था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट की बात आपके स्किनर वगैरह करते हैं तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, शाम में ये आपका जो है जीन पैजे के द्वारा दिया गया एक वर्ड है तो ये भी नहीं होगा। अभिक्रमित शिक्षण की बात भी आपके लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है? कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, कभी भी नहीं। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बच्चे के अंदर कम क्षमता हो या फिर ज़्यादा क्षमता हो, कभी भी उसके कैपेसिटी के आधार पर उसका उपहास मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सीखता है। तो ये बात गलत है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। अच्छा प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, बच्चा अपने विचार को रख पाए, टीचर उसके क्वेश्चनों को सुन पाए, है ना, समझे, उस चीज़ का जवाब दे, बच्चा डिबेट करे, वाद विवाद करे, चर्चा करे, संवाद करे। ठीक है, कक्षा कैसे होनी चाहिए? प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो टीचर है वो क्या करे? बच्चों को प्रोत्साहित करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंकरेज करे। ठीक है, बच्चे अपने क्वेश्चनों को रखें, तो ये बात सही है। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है आपकी एनईपी और एनसीएफ, यानी जो भी हम चीज़ें कराएं बच्चे को केंद्र में रख करके कराएं। ठीक है, जो गतिविधियां हम करा रहे हैं, जिस तरीके के मटेरियल्स प्रोवाइड करें बच्चे को, तो बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग ही हम उसको मटेरियल प्रोवाइड करें, है ना। तो पाठ्य पुस्तक एक संसाधन होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित क्लासरूम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखें आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोभाव, ठीक है, मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जब भी, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की बात हो तो इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दे रखा है। मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है। 4 तो आपको यहीं पर देखने को मिल गई, ठीक है, बाकी के 4 भी मैंने आप लोग साथ में डिस्कस कर रखे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है भाषात्मक बुद्धि। भाषात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास क्या होगी? अपनी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होगी। जैसे जो न्यूज़ एंकर वगैरह होते हैं, ठीक है, कवि होते हैं, वकील होते हैं, इनके अंदर क्या होती है? भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इनके पास शब्दों का अच्छा खासा मतलब भंडार होता है, एक तरीके से शब्दों की अच्छी नॉलेज होती है ना। तभी तो कहाँ पर किस तरीके की लैंग्वेज रखनी है, किस तरीके से लैंग्वेज को प्रस्तुत करना है, सारी चीज़ इनको पता होती है ना। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, जिस चीज़ को ये यूज करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, साथ ही साथ जो उनकी बॉडी होती है उस पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है। जैसे कि जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, जो लोग बैट बॉल खेलते हैं, उनका क्या होता है? अपनी बॉडी पर एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है, किस डायरेक्शन में मूव करना है चीज़ों को, है ना। जो डांसर होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है? शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतः व्यक्ति बुद्धि, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, क्योंकि हिंदी में आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। एक होता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और एक होता है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए जब भी इंटर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात की जाएगी। जैसे कि जो व्यक्ति दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा को समझ पाए, ठीक है, उसके बारे में बता पाए, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। यहाँ पर यही दे रखा है किसी अन्य व्यक्ति के, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंट्रा का मतलब क्या होता है? खुद, इंट्रा मतलब आंतरिक, ठीक है, यानी कि खुद के मनोभाव, स्वभाव, खुद के बारे में बता पाना, वो क्या होता है? आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति होता है, जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, है ना।
तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, लड़की की तरह न रहो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता। ठीक है, अब देखिए हमारे समाज में अक्सर जो है स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें होती रहती हैं, है ना। जैसे कि कहीं पर अगर आप जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काटी तो उधर जाना मना होता है ना। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप, एक पुरानी विचारधारणा ही है ना। इस तरह जो जेंडर होता है ना, जैसे कि जो मेल और फीमेल होते हैं, हालांकि ये आपका सेक्स होता है, बट जो जेंडर होता है ये सामाजिक संरचना होता है ना। सोशल कंस्ट्रक्शन, समाज के द्वारा बनाया गया था कि जो मेल है वो ये काम करेंगे, जो फीमेल है वो ये काम करेंगे। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है, ठीक है, कि जेंडर क्या है। तो अगर आपको वहाँ पर इंग्लिश में जाकर के देखना पड़ेगा, अगर वहाँ पर जेंडर लिखा है तब तो वो सामाजिक संरचना होगी, बट अगर वहाँ पर सेक्स लिखा है तो आपका बायोलॉजिकल यानी कि जैविक फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि जो मेल और फीमेल होते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए जेंडर की बात की जा रही है, तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप से जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि जेंडर हमारे समाज के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है ना। तो कभी कभी क्या किया जाता है कि जो मेल है वो ये काम करेंगे, लड़के नहीं होते हैं, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं घरों के काम करेंगे, ठीक है, या फिर झाड़ू पोछा करेंगी। जो लड़कियाँ होती हैं ये गुड़ियों से खेलती हैं, लड़के तो कार वगैरह से खेलते हैं। तो ये क्या है, एक पुरानी विचारधारा ही है ना। तो इसी तरीके की जो चीज़ें वो यहाँ पर जो पिता है अपने पुत्र के लिए प्रदर्शित कर रहा है कि लड़की की तरह न रो तुम लड़कियों की। हमारे समाज में यही बना है कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़के तो रोते ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस प्रकार की विचारधारा को प्रदर्शित किया जा रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेंडर समानता की तो बात ही नहीं की जा रही है यहाँ पर, तो ये सीधे कह दिया जा रहा है कि लड़कों के अंदर इमोशन होता ही नहीं है, लड़के तो रोते ही नहीं है। ठीक है, जेंडर पहचान की भी बात नहीं की जा रही है। जेंडर स्थिरता, इसकी भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है।